हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज की ये बुक है जीवन की उथल पुथल के ऊपर में अबव लाइफ्स टर्मोइल, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। इस बुक में बताया गया है कि सुबह से लेकर के शाम तक में भी इंसान काम करने से उतना नहीं थकता जितना कि क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। एक बात कहूँ, अगर आप अग्री हो तो बताना और नहीं भी हो तो भी बताना। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि हम में से कोई भी अंदर से इतना बुरा नहीं होता, लेकिन कई बार हम नेगेटिव एनवायरनमेंट या फिर एम्बियंस के इतने ज़्यादा प्रभाव में आ जाते हैं कि वो जो अंदर बैठा हुआ बुरा भेड़िया होता है ना, वो उसको फीड मिल जाती है और शायद हम भी उसके बस में हो जाते हैं और कहीं ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी को। तो यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम जो भी बुक्स होती है उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है तो एक चिंगारी की तरह, लेकिन यही चिंगारी एक ज्वाला भी बन सकती है। मगर ये चिंगारी या जो ज्वाला है ये पॉजिटिविटी की, अच्छाई की है। और ज़रा अपने आप से पूछना कि ऐसा क्या है जो आपको खुश करता है, हैप्पी रखता है, या यूँ कहे तो आपको किस काम से खुशी मिलती है। क्या लाइफ में आप भी अपने कोई फिलोसफी है? अगर आप इस दुनिया को क्या दे करके जाना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है? या ऐसे कुछ सवाल है जो आपने कभी ना कभी खुद से तो ज़रूर पूछा होगा। हो सकता है आपको अपना जवाब मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, लेकिन आज की ये बुक समरी शायद इन सारे सवालों के जवाब हल कर देगी। तो आज की बुक समरी है अबव लाइफ टर्मोइल, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। जेम्स एलन एक ब्रिटिश राइटर है जो कि सेल्फ हेल्प और इंस्पिरेशन बुक्स लिखने में माहिर है। उनके 2 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स एज अ मैन थिंक और टुनाइट 303 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर के इतने सालों बाद भी ये बुक आज के मॉडल ज़माने के हिसाब से एकदम रिलेवेंट है, जो आज भी लाखों लोगों की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सोर्सेस बनी हुई है। तो ज़िंदगी के कहीं अहम सवालों का जवाब देते हुए और ज़िंदगी को वापस अच्छाई के रास्तों पे लाने के लिए मोटिवेट करती हुई, सपोर्ट करती हुई आज की ये बुक समरी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम अपने लाइफ कभी भी बेहद मुश्किल लगती है और कभी बेहद खुशनुमा हो जाती है। उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ का ज़रूरी हिस्सा है। ऐसे कोई नहीं है जैसे दुनिया में कभी कोई दुख या तकलीफ ना झेली हो। खुशी और गम से भरे इस सफ़र का नाम ही ज़िंदगी है। हम चाहे भी तो मुश्किलों और तकलीफ़ों से अपनी लाइफ को अपने को दूर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये चाहा है कि काश हम अपनी परेशानियों को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते? या फिर ये सच है कि इंसान अपने हालात नहीं बदल सकता और ना ही अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं। बेशक हम अपने बाहरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं, या यूँ कहें कि बेहतर बना सकते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, पर हमारे थॉट्स बेहद पावरफुल होते हैं और यही चीज़ हमें सीखनी होगी कि हमारे पावरफुल थॉट्स कैसे हमारे हर एक एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस समरी से हम सीखेंगे कि खुश रहना इंसान का बेसिक नेचर है। असल में खुश रहना इंसान की पैदाइशी हक है और बड़े होने पे ये बात हम भूल जाते हैं। हम ये भी जानेंगे कि अमर होने की जो बात आपने सुनी है वो एकदम गलत है। हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा मेंटल एटीट्यूड हमको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये समरी हमारी आत्मा से बात करेगी, इसलिए इसे खुले दिल और दिमाग से पढ़ना, सुनना, और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन लर्निंग जर्नी की स्टार्टिंग इस चैप्टर से, ट्रू हैप्पीनेस। यानी कि इंसान की ज़िंदगी का बस एक गोल होना चाहिए और वो है हमेशा खुश रहना, हैप्पी रहना। हमारे थॉट्स हमेशा जेंटल और प्योर होने चाहिए। हमको अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे डटे रहना चाहिए। यही हमारे लाइफ की सच्ची खुशी है और हमें दुनिया की हर बुराई से बचा सकती है। चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी और बुरी हो जाए, कभी हार मत मानना और ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों से बेशक सीख लो, पर अपने अंदर कड़वाहट मत भरना। दुनिया की बुराई से डर करके अपने अंदर की अच्छाई का गला मत घोटना। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी धर्म या फिर भगवान की शरण में जाना पड़े। अगर इंसान को सच्ची खुशी पाने का हक है जो हर कोई अचीव कर सकता है। हालांकि एक स्ट्रगल है, जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो खुश रहना आसान हो जाता है। पर इस बुक के ऑथर बताते हैं कि ज़िंदगी को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की आदत बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए जब आपको पता चला कि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, हालांकि आपने बहुत मेहनत की मगर फिर भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया, ऐसे में जाहिर है कि आपको रोना आएगा। आपके अंदर एक कड़वाहट सी आने लगेगी, आपको खुद पे डाउट होने लगेगा। आप सोचेंगे कि इतने मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया। तो इस तरीके की
थिंकिंग आपके ग्रोथ को रोक देती है और फिर से उसी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपको डाउट होगा कि आप कहीं फिर से फेल ना हो जाए। ये डर आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं बनने देगा, क्योंकि आपको पहले से मान लेंगे ये चीज़ कि ये सब्जेक्ट में तो मुझे फेल होना ही है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। लेकिन वही अगर आप खुद के प्रति नरम नज़रिया रखें तो खुद को वही प्यार और सपोर्ट दे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। बेशक फेल होना सबको बुरा लगता है, पर फिर से एक कोशिश करने में क्या बुराई है। ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया ख़त्म होने लगी है, तो इससे एक चैलेंज की तरह लीजिए, बेहतर चैलेंज की तरह, और कमस करके पूरी मेहनत से दोबारा कोशिश करिए, खुद का एक बेटर वर्जन बनने के लिए कोशिश करें। इस तरीके की थिंकिंग से आपके आत्मा को खुश रखती है। अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बना करके आप खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जब कभी आपको डाउट होता है तो आप क्या करते हैं? शायद आप कुछ ऐसा करते होंगे जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ते होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली थी, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। शायद आप ऐसे लोगों के पास जा करके बात करना चाहेंगे जो आपको हिम्मत और हौसला दे, और फिर एक दिन आप भी उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएंगे जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। याद रहे कि लाइफ कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती, इसीलिए बुराई के बजाय अच्छाई का रास्ता चुनें। एक सख्त और दूसरों की फीलिंग्स को अनदेखा करने वाले निर्दयी इंसान ना बने, बल्कि सबसे प्यार करने वाले और गर्मजोशी के साथ में मिले। जब आप दूसरों को प्यार देंगे तभी आपको बदले में प्यार मिलेगा। आप खुश रहने के लिए ही जन्मे हैं, यही आपकी आत्मा की परमानेंट कंडीशन है। शिकायत करने और रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत दुखी है, इसीलिए आपकी पुकार कौन सुनेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने राह चलते आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया हो या किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो? अगर हाँ, तो कोई भी बात नहीं, एक गहरी सांस लीजिए और किसी के बुरे बर्ताव से अपना दिन खराब मत करिए, वरना शायद आप अपना गुस्सा किसी और पे निकाल बैठेंगे और वो किसी और पे, और तो आपको ये साइकिल तोड़ना होगा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको दुनिया भी पॉजिटिव नजर आएगी। खुश रहने के मकसद को याद दिलाते हुए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द मॉर्टल मैन, यानी कि द मॉर्टेलिटी, यानी कि अमर होने को लेकर के बहुत से लोगों के मन में गलत धारणा है। आपके मन में भी शायद गलत डेफिनेशन होगी। इमॉर्टल होने का मतलब टाइम से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि ना ही इसका मतलब ये है कि आप अमर हो गए, आप कभी नहीं मरेंगे। तो फिर अगर इमॉर्टिलिटी की सही डेफिनेशन है क्या? एक 8 साल का लड़का था डेनिस, जिसे हर हाल में अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए रहती थी। उसके पेरेंट्स उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, शायद इसीलिए वो थोड़ा जिद्दी हो गया था। एक बार उसके पेरेंट्स ने उसे वादा किया कि उसे नई बाइक देंगे, हालांकि उनसे शर्त रखी गई थी कि उसकी अगर अच्छे मार्क आए तो तभी उसको बाइक मिलेगी। मगर डेनिस ने रोना पीटना स्टार्ट कर दिया। वो तब तक रोता रहा जब तक उसे नई बाइक नहीं मिल गई, और वो भी उसी दिन। बड़ा होकर के डेनिस एक बेहद सेल्फिश और जिद्दी लड़का बन गया। जो उसे चाहिए होता था वो उसे ले करके छोड़ता। उसके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं थी। कोई मरे या जिए, उसे बस अपनी जिद पूरी करने से मतलब था। डेनिस उन लोगों में से जो इमोर्टलिटी मतलब कभी नहीं समझ सकते। वो देख ही नहीं पा रहा था कि वो अपनी इच्छाओं और ऐशो आराम का गुलाम बन गया था। वो हमेशा ही अपनी चीज़ों के पीछे भागता रहा और यही चीज़ उसकी पहचान बनती गई थी। इमॉर्टिलिटी और डेनिस की पर्सनालिटी का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों ही आपस में बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि डेनिस जैसा इंसान जो चीज़ों के पीछे भागता है वो कभी इमॉर्टल नहीं हो सकता, क्योंकि इमॉर्टल इंसान को चीज़ों से लगाव नहीं रहता। उसे पता रहता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ बस कुछ पलों के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए रहती है, यानी वो आज है तो कल ना भी रहे। इंसान की इच्छाएं और पैशन टेम्परेरी चीज़ है, इसलिए उन्हें अपनी लाइफ का गोल क्यों बनाया जाता है? इंसान की ज़िंदगी ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं से मिलकर बनी हुई है। अगर हमने छोटी छोटी बातों से आगे नहीं बढ़े तो डेनिस जैसे बन जाएंगे, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे और एक सेल्फिश इंसान बन जाएंगे। जबकि इसके एकदम उल्टा, जो इमोर्टल इंसान होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता है, बल्कि अपने सामने एक बड़ा मकसद लेके चलता है। उसे पता होता है कि आखिर में क्या चीज़ मायने रखती है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारे सुख भी नहीं और हमारे दुख भी नहीं। इसीलिए वो फ्लो के साथ में चलता है, यानी वक्त जैसा हो वो उसी में ढल जाता है। वो हर छोटी छोटी घटना पर बगैर सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता है। वो जो करता है सोच समझ कर करता
करता है। जो डिसाइड करता है वो भी सोच समझ कर करता है। एक इमॉर्टल इंसान जानता है कि ज़िंदगी 2 पल की और मौत कभी भी आ सकती है। इसीलिए वो हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करता है। उसे आज से मतलब होता है। वो पास्ट या फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता है। इसीलिए वो जो भी करता है बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वक्त की कीमत जानता है। तो असल में देखा जाए तो इमॉर्टल इंसान की यही सही डेफिनेशन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द ओवरकमिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि ओवरकमिंग टू सेल्फ का मतलब क्या है? ये सुनने में तो थोड़ा फिलोसफर लगता है ना। अब शायद आप सोच रहे होंगे इसका जवाब देने के लिए किसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन असल में खुद को ओवरकम करना, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल करना एकदम आसान है। सच कहे तो ये इतना ईजी और प्रैक्टिकल है कि कोई भी बच्चा समझ सकता है। खुद के सेल्फिश पार्ट को हरा करके हम अपने नेगेटिव साइड या उस बुराई से छुटकारा पाते जो हमारे अंदर है, यानी वो चीज़ें जो हमें दुख, तकलीफ और परेशानियां देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अच्छी क्वालिटी से हाथ धोएंगे। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम खुद को जीतने के लिए कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं? मान लीजिए कि हम एक इम्पेशेंट टाइप के इंसान हैं, यानी कि हम में सब्र की कमी है। हमको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो आपकी ये हैबिट या क्वालिटी आपको कुछ एहसास कराती है। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और कलीग सब आपको अवॉइड करते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप गुस्से में उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि आप इम्पेशेंट इंसान हैं और ये बात वो बखूबी जानते हैं। तो आप फैसला लेते हैं कि आप खुद को बदलेंगे, आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप एंकर मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं और आपकी कोशिश रंग लाती है। जेंटलनेस, काइंडनेस यानी कि नम्रता और दया की प्रैक्टिस करके आप खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी गुस्सा आना ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर और भी कई कमियां होंगी जो हमें दूर कर रही है, जैसे कि स्वार्थ, नफरत और लालच। इसके साथ ही हम कई बार ऐसो आराम और घमंड की प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। आपका ईगो और डाउट भी आपकी कमियां हैं। ये सारे फैक्टर्स मिला करके हमारे अलग अलग तरह की इच्छाएं पैदा करते हैं और वो जो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नफरत आपको कुछ समय के लिए ही अच्छा महसूस कराती है। मान लो कि अगर आप अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा उतारते हैं, उसकी कमियां गिनाते हैं, असल में उसका काम इतना बुरा नहीं था, लेकिन आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन बेवजह उसके ऊपर निकाली है। दूसरे आदमी पे सारी भड़ास निकाल करके हमें कुछ पल तक के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये अच्छा लगना परमानेंट नहीं है। और क्योंकि आपके एम्प्लॉय आपको कुछ नहीं कह सकता, इसलिए सरासर गलत होगा कि आप उस पर बेवजह गुस्सा उतारे, सबके सामने उसे डांट फटकार लगाए। नहीं, यहाँ आपका गुस्सा करना सरासर गलत होगा। खुद को कंट्रोल करने के लिए 10 क्वालिटीज़ है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्वालिटी है पेशेंस यानी कि सब्र, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता और प्योरिटी यानी कि ईमानदारी। बाकी है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर होना, फियरलेसनेस यानी कि निडर होना और सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करने की एबिलिटी होना। नॉलेज, कंपैशन यानी कि हमदर्दी और लव यानी कि प्यार। ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाती है। ये क्वालिटीज़ होने के बाद आप जो भी एक्शन लेंगे वो एकदम सही होगा और दुख आपसे कोसों दूर होगा। यहीं से खुद को कंट्रोल करना और जीतने का रिवॉर्ड। नेक्स्ट चैप्टर है बिलीफ द बेसिस ऑफ एक्शन। तो बिलीफ वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? शायद किसी भगवान की तस्वीर या वो चीज़ जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या शायद हमने बिलीफ वर्ड को हमेशा चीज़ों से या फिर बुद्ध से जोड़ करके देखा है, क्योंकि बिलीव करने की पावर इन दोनों ही में ही तो सबसे ज़्यादा सिखाया गया है। हमारा बिलीफ ही हमें सच की तरफ ले जाता है, क्योंकि बिलीव के बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बिलीफ किसी भी एक रिलीजन या फिर किसी एक खास फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ नहीं है। बिलीफ वो पावर है जो हमें लाइफ में गाइड करती है। ये हमारे थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। बिलीफ हमारी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, ये हमारा बिलीफ ही डिसाइड करता है। जैसे मान लो आप जानवरों की सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो जाहिर है कि जो कंपनी एनिमल्स पर टेस्ट करती है या उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाती है, ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना आपकी बिलीफ के खिलाफ होगा। किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल उल्टे बिलीफ को मानना नामुमकिन है। हम न्याय की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे सच में फॉलो ना करें। हमने कभी उस लॉयर के बारे में सुना होगा कि जो सच की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा न्याय की मांग करते हैं। अंजाम चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, पर वो पीछे नहीं हटते। चाहे सारी दुनिया इनके खिलाफ हो,
तब भी वो डटे रहते। तो ये है बिलीफ की पावर, जहाँ इंसान अपने बिलीफ के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। क्या आप प्यार में विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो हर हाल में प्यार को निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से तो हर कोई प्यार करता है। मज़ा तो तब है जब आप अपने दुश्मनों को भी गले लगाते हो। जिन्होंने आपका बुरा चाहा है उनसे भी प्यार करो, क्योंकि अगर आप वाकई में प्यार में यकीन रखते हैं तो ये यकीन हमेशा आपकी पर्सनैलिटी पे झलकना चाहिए। अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तो वो हिंसा में बिलीव करता है, और ऐसा इंसान हमेशा जंग को सही ठहराएगा। उसे शांति से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उसे याद दिला दे कि आप एक इंसान जो बिल्कुल अपोजिट चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखें, अपने एक्शन और अपने थॉट्स को अपने बिलीव के अनुसार रखना चाहिए। जीसस को इतने लोग क्यों मानते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जीसस सूली पर भी चढ़ गए, लेकिन उन्होंने उन उसूलों या बातों को नहीं छोड़ा जिन पे वो गहराई से विश्वास करते थे। जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था तब भी नहीं, यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने जब उन्हें धोखा दिया तब भी नहीं। क्या आप जीसस पर बिलीव रखते हैं? क्या आप उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जीसस पर बिलीव करते हैं और उनकी बातों पर नहीं? अपने थॉट्स और अपने एक्शंस पर ध्यान दें। क्या वो एक जैसे हैं? अगर नहीं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई बिलीफ रखना अच्छा तो लगता है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आपका मन करे तब अपना बिलीफ बदल लेते हैं। बिलीव्स हमें बचाती है, ये हमें बुराई से दूर रखती है और अच्छाई की तरफ ले जाती है। हमारे बिलीव्स हमें भला बनने और दूसरों की भलाई करने के लिए एनकरेज करती हैं। द बिलीफ दैट शेप्स, यानी कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हमारी बिलीव्स हमारे लाइफ को गाइड करती है। ये हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिलीव्स भी दो तरीके के होते हैं, हेड बिलीव और हार्ट बिलीव। यानी कि हेड यानी कि इंटेलेक्चुअल बिलीव हमारे बिलीव का कम गहराई वाला हिस्सा है। एक तरीके से बोले तो ये ऊपरी ऊपरी होता है, हालांकि आपकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर को उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन फिर भी ये आपका ही एक पार्ट है। जैसे मान लो कि एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की है पॉली, जो उस स्कूल का पार्ट है। वो खुद में पूरा स्कूल नहीं है। इस स्कूल या ग्रुप में अपने मेंबर्स के लिए एक मिशन, एक विजन या कहे कि कुछ कोर वैल्यू सेट किए हैं जो कि सभी को फॉलो करना है। हर मीटिंग के शुरुआत में मेंबर्स अपने मीटिंग के एंथम को, अपने मिशंस के एंथम को दोहराते, जहां उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जोड़ करके लगती है। हालांकि ग्रुप के हर मेंबर्स का अपना एक एक कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी है, पर साथ मिलकर के सभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के लिए काम करते हैं। जैसे कि ब्रायन एक लापरवाह लड़का है, उसने स्कूल का ग्रुप इसलिए ज्वाइन रखा क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी था, यानी वो खुद स्कूल के विजन या बिलीफ से इंस्पायर नहीं था। इस तरीके के बिलीफ किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल ओपिनियन या पसंद होती है, लेकिन हार्ट बिलीव यानी कि हेड बिलीव से एकदम अलग होती है। हार्ट बिलीव वो है जो कि आपकी खुद की चॉइस है, यानी कुछ ऐसा जिस पे आप दिल से यकीन रखते हैं। ये वो बिलीव्स है जिन्हें आप अपने डेली प्रैक्टिस करते। पॉली का हार्ट बिलीव वो जिससे भी मिले प्यार से मिले। वो दया और काइंडनेस में बिलीव रखती है। उसे ऐसा करना पसंद है क्योंकि जब जानती है कि अगर वो लोगों के साथ में प्यार से पेश आएगी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। उसे लगता है कि ऐसा करके वो अपने चारों ओर पॉजिटिविटी का माहौल बनाती है। उसका हार्ट बिलीव उसे सबके साथ काइंडनेस दिखाने के लिए कहता है। इस स्टोरी से हमें यही चीज़ सीखने मिलती है। एक बार एक घायल बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद ख़राब थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। तभी वहाँ से एक संत गुजरता है। वो बूढ़े की तरफ देखता तो है, पर मदद करने के बजाय वो अपने रास्ते चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लेवी कबीले का एक आदमी गुजरता है। वो भी बूढ़े की तरफ देखता है, पर वो मदद करने के बजाय अपने रास्ते चला जाता है। क्योंकि संत और उस आदमी के इंटेलेक्चुअल बिलीफ सेम थे, दोनों के दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ना ही वो किसी की मदद करने में विश्वास रखते थे। तो भला वो क्यों घायल बूढ़े की मदद करते? उन्होंने तो वही किया जो उनकी बिलीफ थी। उन्होंने उस घायल आदमी को अनदेखा कर दिया और अपने रास्ते चले गए। लेकिन एक अच्छा इंसान जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उस बूढ़े की मदद की। उसके कोई इंटेलेक्चुअल बिलीव्स नहीं थे और ना ही उसे बिलीव्स की ज़रूरत थी। उसके हार्ट बिलीव ने उसे यही सिखाया था कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। इसीलिए उसने अपने बिलीव के अनुसार कदम उठाया। तो हर रोज़ हमें दो बिलीव्स में से किसी एक बिलीव्स को चूज करना पड़ता है, बिलीफ इन गुड और इनेबल। या तो हम अच्छाई का रास्ता चुने या फिर बुराई का, मर्जी हमारी है। लेकिन हमारा हार्ट बिलीव हमें यही कहेगा कि अच्छाई पर विश्वास करो। यह आपके एक्शन और थॉट्स को भी अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। गुड बिलीव्स के साथ जियो और सबसे प्यार करो।
आप भगवान और धर्म की किताबों जैसे कि बाइबल या गीता वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये आपके इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ट बिलीफ, जो आपके एक्शंस में दिखाई देता है, आपके थॉट्स में झलकता है। यानी कि आपका हार्ट बिलीफ आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे झलकता है। एक ये कहे तो थॉट एंड एक्शन, बिना सोचे कोई काम पूरा नहीं होता है। जैसे कि पेड़ पे फल लगते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स भी एक्शन बनते हैं, लेकिन इनमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी सोचा वो काम आज ही हो जाएगा। दरअसल हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन की नींव तैयार करते हैं, और धीरे धीरे कब एक्शन में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये तय है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी के हिसाब से हमारे एक्शंस भी होते हैं। इस बात को समझने के लिए हम रिक का एग्जाम्पल लेते हैं। रिक एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके पास एक स्टेबल जॉब थी और प्यार करने वाली फैमिली थी, जहाँ उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे। अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रिक के अच्छे रिलेशन थे। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे, यानी कि उसके पास में वो सब कुछ था जो एक आम आदमी जिंदगी में चाहता है। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसियों को रिक के घर से रोने धोने की आवाज़ आई। रिक की वाइफ बेटी लॉन में रो रही थी। बात का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि रिक को जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। शर्मिंदगी के मारे वो उसी वक्त शहर छोड़ करके चला गया था कहीं। अपने बीवी बच्चों को अकेला रोता बिलखता छोड़कर जाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाद उनका क्या, फैमिली का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। लोग कब धोखा दे जाए कोई कुछ नहीं बोल सकते। रिक ने अचानक यूं ही चोरी नहीं की थी। चोरी का ख्याल उसके दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। क्या पता वो कब से चोरी करने का प्लान बना रहा था, और शायद कई महीनों से या फिर कई सालों से। उसका थॉट प्रोसेस ही गलत डायरेक्शन में जा रहा था। जिस वक्त उसके दिमाग में पैसे चुराने का ख्याल आया, उसी पल से उसके माइंड में एक्शन की प्लानिंग शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन उसने मौका देख करके अपने थॉट्स को एक्शन में बदल लिया, यानी कि चोरी कर ली। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहे और अच्छी बातें सोचे, क्योंकि हमारे थॉट्स में बड़ी पावर होती है। एक गलत थॉट हमारे बार बार माइंड में आए तो कभी न कभी वो हमारे एक्शन में उतर सकता है। नेगेटिव थॉट हमारे माइंड को बर्बाद कर देती है। शुरू में आपको कोई गलत बात बुरी लगती है, पर धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड उस थॉट्स को एंजॉय करने लगता है, और आप बार बार उसी के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि एक गलत ख्याल आपके पूरे कैरेक्टर को बर्बाद कर देता है। इसे हम अनहेल्दी फूड से कंपेयर कर सकते हैं। मान लो आप लगभग हर हफ्ते जंक फूड खाते हो, फिर आप शिकायत करते कि आपका पेट खराब हो गया या फिर फेस पर पिंपल आ गए। धीरे धीरे आपकी सेहत बिगड़ने लगती है, आपकी स्किन ड्राई और डल हो जाती है, आपको फास्ट सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ये सब आपके जंक फूड खाने का नतीजा है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। क्या आपको लगता है ऐसे जंक फूड खाते रहने से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी? जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगता है, ऐसे ही जो हम सोचते हैं वही हमारे एक्शन बन जाते हैं। इसीलिए खाने के साथ साथ अपने थॉट्स का भी ख्याल रखें। आप क्या सोचते हैं इस पर गौर करना ज़रूरी है। इसे रोज़ प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप वाकई में एक अच्छे और साफ दिल के इंसान हैं तो कोई भी बुराई आपको अपनी तरफ नहीं खींच सकती। लेकिन अगर आप अच्छाई का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं तो एक न एक दिन आपकी असलियत खुल ही जाएगी। जो आप सोचते हैं उसके बारे में लिखने की आदत डाल लें। जब भी टाइम मिले अपने विचारों को लिखिए, अच्छा बुरा जो भी आप सोचते हैं। जो थॉट्स एकदम प्योर पॉजिटिव और स्ट्रांग हो उन्हें बोल्ड लेटर में लिखें और बीच बीच में पढ़ते रहें। आप देखना कि कुछ ही दिनों बाद आपकी यही पॉजिटिव थॉट्स एक्शन में बदल जाएंगी। अब बात करते हैं योर मेंटल एटीट्यूड। इससे पहले के चैप्टर में इंसान के थॉट प्रोसेस के ऊपर में बात किया गया था, फोकस किया गया था। इसके पीछे वाजिब कारण है। असल में हमारा मेंटल एटीट्यूड ही मेन चीज़ है। यही है जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप देता है, साइज देता है। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड स्ट्रांग है तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है। हालांकि इसका अपोजिट साइड डेंजरस है। मान लो आपका मेंटल एटीट्यूड खराब है तो आप कभी खुद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि आप एक लूज़र है, आप कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो पर ये बात हम बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। आपकी सोच ही आपकी लाइफ डिसाइड करती है। यह आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे एक्शन ही हमारे थॉट्स का रिजल्ट है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है तो आपके एक्शन कैसे होंगे? इसके लिए हम सारा का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सारा ने अपने लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल देखा था।
कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने न जाने कितने छोटे मोटे जॉब्स किए थे। बड़ी मुश्किल से जब उसने ग्रेजुएशन की पूरे की तो उसके बाद उसे जॉब नहीं मिल पाई और ऊपर से सारा की बीमार माँ, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अकेले सारा के कंधों पर थी। ऐसे मुश्किल हालात में किसी को भी तोड़ सकता है। खुद सारा ही मानती है कि वो जिंदगी से लड़ते लड़ते तंग आ चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने मन की ताकत को नहीं खोया। सारा पूरी हिम्मत के साथ सब कुछ संभालती रही। इतनी परेशानियों के बावजूद उसने कभी भी अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोने दिया और ना ही कभी हार माना। बेशक वो परेशानियों से जूझ रही थी, पर उसके अंदर कभी कड़वाहट नहीं आई, बल्कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सबके साथ प्यार से पेश आती थी। खैर, कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और उसके बाद सारा ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। किस्मत से उसे एक रिश्तेदार भी मिल गया जिसने उसकी माँ की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी। इस तरीके से आखिरकार सारा की जिंदगी में अच्छा वक्त आया। इसमें सबसे बड़ा हाथ था उसके मेंटल एटीट्यूड का, जिसने उसे बुरे से बुरे वक्त में भी हार नहीं मानने दी थी। सारा भी थक करके कोई गलत रास्ता चुन सकती थी और उसे कोई हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो अक्सर लोग बुराई के रास्ते चल पड़ते हैं। उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी थी, ऊपर से वो एकदम अकेली थी। ऐसे में उसके अंदर का बुरा इंसान सिर उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अच्छाई की राह चुनी और पूरी हिम्मत के साथ में चुनौती से उसका सामना किया। जब भी उसके लाइफ में कोई चैलेंज आता था, सारा खुद को हमेशा ये याद दिलाती थी कि मुसीबत उसकी ज़िंदगी में पहले भी आ चुकी थी। जब वो पहले भी नहीं घबराई तो अब घबराने का सवाल ही नहीं उठता। वो अपने मेंटल एटीट्यूड को याद कर लेती थी, जिस पे उसने उसको पहले लड़ने की ताकत दी थी। वो जानती थी कि अपने हालातों को तो नहीं बदल सकती, पर उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार ज़रूर कर सकती है। एक तरीके से बोले तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका ढूंढ लिया था, यानी कि उसका मेंटल एटीट्यूड। अक्सर हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को अकेला, बेबस और कमज़ोर फील करते हैं। हम आसानी से हार मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम सारा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने मुसीबतों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया, उसने कभी हार मान करके खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। इसीलिए क्यों ना हम भी अपने ऊपर में सारा जैसा ही मेंटल एटीट्यूड डेवलप कर ले। पर इसी के साथ में अब हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि समरी का सार और की पॉइंट्स रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो हमने इस बुक में इस तरीकों के बारे में सीखा जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करती है। तो किसी प्रॉब्लम से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव तो चढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें हम उसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमने सीखा कि खुश रहना ही इंसान की कुदरती फितरत है। आज के लाइफ में पहले से हमारे साथ में कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हम क्यों भला इस नेगेटिविटी को क्यों बढ़ाएं। इससे अच्छा है कि हम अपने लाइफ में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। क्यों ना हम अपने चीज़ों को नेगेटिव वे से देखने के बदले उसके पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करें, और क्यों ना हम अपनी गलतियां माने और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो चलिए दुख और तकलीफ़ों का ये सिलसिला तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने समरी में जाना कि एक अमर इंसान की सही डेफिनेशन क्या होती है। एक इमॉर्टल आदमी वो नहीं है जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, बल्कि वो है जिसे एहसास हो जाए कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, यहाँ तक कि हमारी दुख और परेशानियाँ भी नहीं। एक अमर आदमी खुद को किसी भी तरह के ऐशो आराम और इच्छा से छोड़ के नहीं रखता, बल्कि वो जिंदगी के फ्लो के साथ में चलता ही रहता है। यानी कि जैसा वक्त आए वैसे वो ढल जाता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है। हमने ये भी पढ़ा कि खुद को इम्प्रूव कैसे किया जाए, कैसे खुद को वक्त के साथ बेहतर बनाया जाए। बेहतर बनने का मतलब ये है कि हम अपने सेल्फिश नेचर से बाहर आ रहे हैं, यानी कि हम अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को खुद से हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं। हमने सीखा कि हमारे बिलीफ्स ही हमारे एक्शन की नींव रखते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे कैसे भी हो, हमको हमारे बिलीफ्स पे कायम रहना है। हमको हमारे बिलीफ्स ही है जो हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। हमने इसमें मेंटल एटीट्यूड के इम्पैक्ट के बारे में भी पढ़ा। हर इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग वही होते हैं जो बुरे वक्त का डट कर सामना करते हैं। ये लोग कभी हार नहीं मानते और ना ही हालत और किस्मत का रोना रोते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त इन्हें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं और जिससे ये अपने आने वाले कल की नींव रखते हैं। हमने ये भी जाना कि लाइफ में आगे बढ़ने के कई तरीके हैं, इसीलिए सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ लेना या जान लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये टिप्स हमारी लाइफ बदल सकते हैं, हमारी पूरी पर्सनैलिटी निखार सकती हैं।
इसीलिए आज और अभी सही से समरी में दिए गए टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर हम आपसे पूछे कि इस समरी में आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, तो लगता है कि ये सवाल भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि ये समरी ही अपने आप में पूरी बहुत अच्छी समरी है। ये वो वक्त है वाकई में जब हमारे चारों ओर नेगेटिविटी भरी रहती है, और जब नेगेटिविटी का एम्बियंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो सही सलाह देने वाले या सही तरीके के सजेशन देने वाले लोग भी आसपास नहीं मिलते हैं, और वो भी अनजाने में गलत राह ही दिखा देते हैं, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना या जैसे को तैसा देना। मगर अच्छाई कभी भी ये नहीं सिखाती है, वक्त वक्त की बात होती है। जब एनवायरनमेंट अच्छा था, अच्छा सोचने वाले ज़्यादा थे, तब दोस्ती भी ऐसी हुआ करती थी कि दोस्त को बुरे रास्ते पर जाने नहीं दिया जाता था, या फिर सामने वाला नहीं सुधरता था, या फिर वो अपना एटीट्यूड नहीं बदलता था, तो हम अपना रास्ता अलग कर देते थे। मगर आज ऐसा नहीं है आजकल के देश में, इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें बार बार पढ़नी चाहिए। ये समरीज केवल एक बार पढ़ ले या हमारे अंदर बदलाव आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप वाकई में चाहते कि आपके अंदर बदलाव हो, तो इस समरी को बार बार पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा। तो चलिए इस समरी के साथ में आपसे फिर होगी मुलाकात कोई दूसरी बुक समरीज को लेकर के। तो चलिए, रखिए अपना ख्याल, लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।